हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एचटीएमएल के बारे में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एचटीएमएल क्या है, वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एचटीएमएल के वर्जन्स के बारे में, और पूरी एचटीएमएल में आपको इस 60 मिनट के सेशन में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एचटीएमएल। अब दोस्तों सबसे पहले एचटीएमएल जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेब पेजेस क्या होते हैं। तो वेब पेजेस वह डॉक्यूमेंट है जो कि एचटीएमएल में लिखा जाता है और जिसको वेब ब्राउज़र ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेशन पे जो कंटेंट उसको मिलता है वो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले होता है। मतलब जो भी आपके सिस्टम पे दिख रहा है इंटरनेट सर्फिंग के दौरान वो सारा का सारा एक वेब पेज है, एक वेब पेज के फॉर्मेट में होता है। इस वेब पेज को बनाने के लिए हम एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। तो एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को बनाने में काम आती है। एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये दो अक्षरों से बना होता है, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होना, और मार्कअप लैंग्वेज तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज जिसको कि लेआउट और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए यूज़ में लाया जा सके। तो दोस्तों ये दोनों अक्षर मिलके हमारा बनता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल ये डिस्क्राइब करती है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये ब्राउज़र को बताती है कि कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करना है और कहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक छोटा सा ब्रीफ था ये एचटीएमएल का, ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ किस तरह से हमारा एचटीएमएल काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि हम किसी एक कंप्यूटर ने पूछा, कोई एक क्वेरी फायर करी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों ये क्वेरी गई वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के पास जो भी इस क्वेरी का आंसर है वो उसने प्रिपेयर किया। किस फॉर्म में प्रिपेयर किया? एचटीएमएल के फॉर्मेट में प्रिपेयर किया, और उसको एचटीएमएल फॉर्मेट में प्रिपेयर करके सिस्टम पर भेज दिया। इस कंप्यूटर ने इस एचटीएमएल फॉर्मेट को पढ़ा और अपने सिस्टम पे डिस्प्ले करा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एचटीएमएल पेज डेटा को ट्रांसफ़र करता है सर्वर से क्लाइंट पे और क्लाइंट से सर्वर पे। तो दोस्तों ये जो था मेरा वर्किंग ऑफ एचटीएमएल, किस तरह से एचटीएमएल काम करता है, किस तरह से वेब पेज काम करता है। अब मैं आता हूँ वर्जन्स ऑफ एचटीएमएल के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला वर्जन जो एचटीएमएल का था वो 1991 में लॉन्च किया था। इसका वर्जन का नाम था एचटीएमएल 1.0। इसमें 20 एलिमेंट्स थे और इसके अंदर HREF हाइपर रेफरेंस नाम का टैग था जो कि पेजेस को आपस में कनेक्ट करता था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों HTML 2 जो रिलीज़ हुआ वो 1995 में लॉन्च हुआ, और ये जो है ये HTML 1 का एडवांस फॉर्म था। 1997 में HTML 3.2 को रिलीज़ किया गया। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे टेबल्स हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया। ये कुछ फीचर्स जो है HTML 3.2 में ऐड किए गए थे। फिर 1999 में दोस्तों HTML 4.01 को लॉन्च किया गया। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे स्क्रिप्टिंग, स्टाइल शीट्स, टेबल्स को बेहतर बनाया गया, फॉर्म्स को बेहतर बनाया गया, और इस तरीके से HTML 4.01 का रिलीज़ जो है वो 1999 का था। इसके बाद दोस्तों 2000 में XHTML को लॉन्च किया गया। ये XHTML जो है एक्सटेंडेबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, और ये दोस्तों मेन जो है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती थी। फिर 2014 में HTML 5 लॉन्च किया गया। ये अभी तक का HTML का बेस्ट वर्जन है दोस्तों। इसमें यूज़र के इंटरेक्टिविटी को काफ़ी कुछ बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो भी इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, और ये बहुत HTML 5 जो है बहुत सारे मीडिया को सपोर्ट करता है, जैसे साउंड हो गया, ऑडियो हो गया, ये मीडिया कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। इसके लिए जावा HTML 5 में जावा स्क्रिप्ट के लिए फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। तो दोस्तों ये थे मेरे HTML के कुछ वर्जन्स। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ HTML एडिटर्स के ऊपर। दोस्तों HTML एडिटर वो प्रोग्राम है जिससे आप अपने HTML फाइल को, अपनी मार्कअप फाइल को, अपने वेब पेज को एडिट कर सकते हैं, अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम क्यों प्रोग्रामिंग करें जब ये HTML एडिटर्स हैं? तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि HTML एडिटर्स हैं तो, लेकिन हमको बेस पता होना चाहिए कि जब तक आपका प्रोग्रामिंग का बेस आपको पता नहीं होगा आप इन HTML एडिटर्स पे प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो HTML एडिटर्स वो सॉफ्टवेयर है जो HTML लिखने के काम आता है। ठीक है, उनको वेबसाइट्स बनाने के काम आता है, वेब पेजेस बनाने के काम आता है।
ठीक है। कोई भी नॉर्मल यूज़र जिसने वर्ड एक्सेल किया हुआ है वो आसानी से HTML एडिटर्स पे काम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है HTML का सोर्स कोड भी आपके लिए जनरेट करते हैं। उस सोर्स कोड में जाकर आप अपने हिसाब से अपने वेब पेजेस को चेंज कर सकते हैं। कुछ जो जाने माने HTML एडिटर्स हैं वो आपके सामने हैं, जैसे एटम हो गया, नोटपैड++ हो गया, ड्रीम वीवर हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट का HTML एडिटर है वो फ्रंट पेज है। तो ये कुछ हमारे HTML एडिटर्स थे। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ कि HTML जो पेज है वो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूँगा आपको। किसी भी HTML पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्शन होता है हेड, दूसरा सेक्शन होता है बॉडी, तीसरा सेक्शन होता है फुटर। तो दोस्तों हेड के अंदर टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप हेडिंग में लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के हेडिंग में लेना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हेड सेक्शन के अंदर आती है। दोस्तों इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है वो बॉडी सेक्शन है। इसके अंदर पैराग्राफ, पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट, जो मतलब पेज का बाकी का कंटेंट जो है वो सब बॉडी सेक्शन के अंदर आता है। और दोस्तों फुटर, इसके अंदर डेट, टाइम, पेज नंबर वगैरह ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप फुटर में रखना चाहते हो वो फुटर सेक्शन में आ जाती है। तो दोस्तों पूरे HTML डॉक्यूमेंट को एक HTML डॉक्यूमेंट को 3 पार्ट्स में 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें एक हमको सिंपल एक स्टेटमेंट देना होता है जिसका जो कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। दोस्तों इस स्टेटमेंट देने से होता ये है कि जब भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ा जाता है तो ये स्टार्टिंग में समझ लिया जाता है कि ये जो है एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसको हम HTML की तरह इसको ब्राउज़र पे रन करना है। अब दोस्तों कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जब चालू होता है तो उसमें उसकी बिगिनिंग में हम लोग HTML लगाते हैं और उसके लास्ट में हम HTML लगाते हैं। जो कोडिंग हम लोग करेंगे इन दोनों टैग्स के बीच में ही करेंगे, इसके अलावा इनकी कोडिंग नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों बॉडी सेक्शन के अंदर पूरा कंटेंट, जो पेज का कंटेंट है वो बॉडी सेक्शन के अंदर आ जाता है। हम जो फाइल बनाएंगे HTML लेकर और बॉडी लेकर, वो उसका एक्सटेंशन हम .html रखेंगे। मतलब HTML का पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। हम जब भी अपनी फाइल को सेव करेंगे वो .html से सेव करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ जानकारी HTML डॉक्यूमेंट के बारे में। चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी HTML डॉक्यूमेंट के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बताता हूँ HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और HTMल एलिमेंट्स के अलावा HTML टैग्स क्या होते हैं। अब दोस्तों अब मैं आता हूँ HTML एलिमेंट के ऊपर। तो दोस्तों जब भी मैं HTML का पेज लिखूंगा मुझे HTML एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। HTML एलिमेंट्स ये डिफ़ाइन करते हैं कि जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो कंटेंट किस टाइप का है। जैसे अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आप P का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हो तो आप H1 से लेके H7 तक का यूज़ करोगे। अगर आप वेब पेज का या फिर आपका जो कंटेंट आप लिखना चाहते हो उसमें आप डिवीज़न करना चाहते हो तो उसके लिए आप div का यूज़ करोगे। अगर आप लिखते लिखते लाइन को ब्रेक करना चाहते हो तो आप br का यूज़ करोगे। तो जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर एक एलिमेंट डिसाइडेड है, उस एलिमेंट का यूज़ करके आप अपना वो काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट है इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसको लिखने के लिए हमें टैग की आवश्यकता पड़ती है। बिना टैग के एलिमेंट्स नहीं चलते। जैसे ये P है, ये भी टैग के अंदर है, इसके स्टार्टिंग टैग ये है। इसके अलावा जो इसका एंडिंग टैग है वो /p है। H1 का जो स्टार्टिंग टैग है वो इस तरीके का है और इसकी जो एंडिंग है वो /h1 से ये एंड हो जाएगा। इस तरह से डिवीजन भी है, ब्रेक भी है। इस तरह से और भी बहुत सारे टैग्स जो है वो बहुत सारे टैग्स हैं वो सब डिनोट करते हैं कि ये एक HTML एलिमेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि HTML एलिमेंट होते क्या हैं। मतलब आप सिंपल से कह सकते हैं कि जो भी कंटेंट आपको वेब पेज के अंदर रखना है वो बिना HTML एलिमेंट के आप नहीं रख सकते और इन HTML एलिमेंट को टैग से डिनोट किया जाता है, टैग से डिफाइन किया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा टैग्स के बारे में आ जाता हूँ मैं। ये तो आपको मैंने सब बता ही दिया कि एलिमेंट को टैग से डिफाइन किया जाता है। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स हमेशा टैग्स में बिगनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होते हैं। मतलब कि अगर आपको HTML को डिफ़ाइन करना है तो उसका बिगनिंग टैग भी लिखना पड़ेगा और क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ये कैश सेंसिटिव नहीं होते। मतलब टाइटल = टाइटल
और ये सेंटेंस केस, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, इसमें आपका केस सेंसिटिविटी नहीं चलती है HTML टैग्स के अंदर। तो दोस्तों ये थे मेरे HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स, दोनों ही चीज़ें बहुत आसान थी। अब चलिए आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर। अब मैं बता रहा हूँ आपको HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। दोस्तों वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं HTML टैग के साथ प्रोवाइड करूँगा वो मेरा एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखना चाहता हूँ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ का नाम क्या है, पैराग्राफ का टाइटल क्या है, पैराग्राफ की विड्थ कितनी है, पैराग्राफ की हाइट कितनी है, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये सब पैराग्राफ टैग के साथ लगेगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि HTML टैग के साथ इंक्लूड किए जाते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और ये जितने भी टैग हैं आपके पास HTML एलिमेंट में, जितने भी HTML टैग्स हैं, जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, सब में एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ उन टैग्स के साथ या फिर उन एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये मेरी पहली HTML फाइल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों पहली HTML फाइल बनाने के लिए आप नोटपैड पे जाएंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे, इस कोड को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस नोटपैड की फाइल को .html से सेव कर देंगे, ठीक है। जब दोस्तों ये .html से फाइल सेव हो जाएगी तो आप फिर इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे और इसे किसी भी ब्राउज़र में इसको रन करा देंगे, या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो फाइल ब्राउज़र में ही आपकी ओपन होगी। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, ये आपका स्टार्टिंग टैग हो गया। ये मैं समझा देता हूँ फाइल को, ये HTML यहाँ पे बंद हो गया। मैंने आपको बताया था कि हेड सेक्शन होता है, तो हेड सेक्शन में टाइटल वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे हेड सेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हेड सेक्शन बंद हो गया। यहाँ पे टाइटल स्टार्ट हुआ, ये टाइटल बंद हो गया। अब यहाँ टाइटल क्या आएगा, तो माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये टाइटल बार के ऊपर ये टाइटल वहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी यहाँ पे बंद हो गई और पूरी बॉडी में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। तो पूरा पेज खाली रहेगा, सिर्फ एक लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ इस तरह का आउटपुट मुझे दिखेगा, ठीक है। ये मेरा माय फर्स्ट वेब पेज आ गया, ये मेरा टाइटल बार में टाइटल आ गया, ठीक है। ये मेरी बॉडी के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये पूरी बॉडी खाली है, सिर्फ ओनली यहाँ पे एक ही लाइन है, ये पूरा बॉडी सेक्शन है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वेब पेज डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों आप इसको बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तो आपको HTML समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों ये मेरा पहला वेब पेज बन चुका है। चलिए आप इसको बनाइए जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ हेडिंग्स के ऊपर, पैराग्राफ्स के ऊपर, ब्रेक्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल रूल्स के ऊपर। तो दोस्तों बॉडी सेक्शन के अंदर हेडिंग्स आती हैं और हेडिंग्स जो है मैं H1 से लेके H7 तक डिफ़ाइन कर सकता हूँ। H1 बड़ी होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, इस तरीके से H7 सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों मुझे जब भी हेडिंग्स लेनी होगी मैं यहाँ पे H1 नाम का टैग लगाऊंगा। इस H1 टैग के अंदर ये लगाया, ये स्टार्टिंग टैग हो गया। और इस तरह का, और यहाँ पे जब H1 को हेडिंग बंद करना होगा तो मैं /H1 लगाऊंगा, इस तरह से हेडिंग बंद हो जाएगी। और जो मैं इसके अंदर लिखूंगा वो हेडिंग 1 के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से हेडिंग 2 भी है, इस तरीके से हेडिंग 3 भी है, इस तरीके से हेडिंग 4 भी है, हेडिंग 5 भी है, हेडिंग 6 भी है और हेडिंग 7 भी मैं लिख सकता हूँ। अब इसका आउटपुट कैसा होगा दोस्तों, वो आपके साइड में दिया हुआ। देखिए हेडिंग 1 सबसे बड़ा रहेगा, हेडिंग 2 उससे छोटा रहेगा, हेडिंग 3 उससे छोटा रहेगा, हेडिंग 4 उससे छोटा रहेगा, हेडिंग 5 उससे छोटा रहेगा और फिर हेडिंग 6। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज में हेडिंग्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ एट्रीब्यूट्स, बॉडी सेक्शन के एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स समझा रहा हूँ मैं आपको बॉडी सेक्शन के। मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं किसी भी टैग के साथ देता हूँ वो एट्रीब्यूट्स कहलाती है। तो दोस्तों बॉडी के साथ मैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स दे सकता हूँ, तो बॉडी के साथ मैं दे सकता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, बीजी कलर, टेक्स्ट और लिंक, ए लिंक और वी लिंक, ठीक है। अब दोस्तों बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया, ये बॉडी के बैकग्राउंड को डिसाइड करती है। इसके अंदर कोई पिक्चर आ जाती है, अगर पिक्चर आप लोगे तो वो जो पिक्चर रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, वो पिक्चर उसका बैकग्राउंड बन जाएगी। अगर आप पिक्चर नहीं रखना चाहते हो, आप अपनी बॉडी में कुछ कलर देना चाहते हो, ठीक है, तो बॉडी बीजी कलर और ये कलर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर कलर का कोड आ जाएगा। यहाँ कलर का नाम भी आप दे सकते हो, येलो, वाइट, रेड, पर्पल, जो आप चाहो, ठीक है।
अभी यहाँ पे उन्होंने कोड का यूज़ किया हुआ है, तो बॉडी बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पे कोड जो लिया हुआ है उसका कोड का जो कलर है वाइट कलर है, इसलिए आपकी बॉडी जो है वाइट कलर की रहेगी। इसके अलावा जो बॉडी का टेक्स्ट है, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो टेक्स्ट भी, उस टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे दिया है बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू, ये भी कोड का यूज़ किया हुआ है। इस कोड का यहाँ पे आप कलर का नाम भी दे सकते हो, इसे ब्लैक दे सकते हो। तो उन्होंने यहाँ कोड यूज़ किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बॉडी में आप बॉडी के बैकग्राउंड में पिक्चर भी ले सकते हो, बॉडी के बैकग्राउंड में कलर भी ले सकते हो, बॉडी के टेक्स्ट का कलर भी डिसाइड कर सकते हो। बाकी जो आपने सेकंड पेज को रिलेट करने के लिए हाइपर लिंक लिया है उसके लिए ए लिंक और वी लिंक। दोस्तों ये लिंक में क्या होगा, ये लिंक का कलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये ब्लू रहेगा क्योंकि ये विजिट नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये विजिट हो जाएगा या एक्टिव रहेगा तो ये लिंक जो है पर्पल हो जाएगा। ठीक है, जब हम माउस को होवर करेंगे तो ये पर्पल में चेंज हो जाएगा, और जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये विजिट हो जाएगा लिंक, तो ये येलो हो जाएगा। तो आप अपनी लिंक्स को, विजिटेड लिंक्स को, एक्टिव लिंक्स को, ठीक है, और अनएक्टिव लिंक्स को आप जो है यहाँ पे कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ बॉडी सेक्शन के कुछ एट्रीब्यूट्स। चलिए मैं अब आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, HTML लिया हुआ है, हेड लिया हुआ है, टाइटल में मैंने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ली है, ये टाइटल बार में चली जाएगी। मैं यहाँ पे हेड क्लोज हो गया, फिर मैंने बॉडी स्टार्ट किया। तो बॉडी स्टार्ट करने के साथ ही मैंने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो दे दिया, टेक्स्ट इक्वल टू वाइट दे दिया, और लिंक का कलर मैंने डिसाइड कर दिया कलर कोडिंग के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो लिया तो ये जो बॉडी है वो येलो आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर मैंने वाइट लिया, तो मैंने हेडिंग लिखी तो हेडिंग का कलर ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये वाइट हो गया। ये एक्चुअली पिक्चर कट गई है, ये हेडिंग का कलर यहाँ पे क्या हो गया, ये वाइट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने जो लिंक लिया हुआ है उसको मैंने ब्लू कलर से लिया था। वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, और ए लिंक, ये दोनों लिंक का कलर भी दिया हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक लिया HREF करके, तो यहाँ पे ये जो है ब्लू कलर में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये HREF को मैंने बंद कर दिया, ये बॉडी मेरी बंद हो गई और ये HTML बंद हो गई। तो दोस्तों जो एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पर बॉडी के, वो मैंने सब यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए हैं। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आता हूँ हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, ब्रेक्स और हॉरिजॉन्टल रूल्स के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पैराग्राफ्स क्या होते हैं। तो दोस्तों हम जो भी वेब पेज बनाएंगे उसमें हमको अगर टेक्स्ट टाइप करना रहेगा, पैराग्राफ टाइप करना रहेगा, तो आप P का यूज़ करोगे। P जो है, P जो कीवर्ड है वो पैराग्राफ के लिए होता है, P जो टैग है वो पैराग्राफ के लिए होता है, और ये ऑटोमेटिक अपने आप को ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से सेट कर लेता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके सामने है। जैसे यहाँ पर बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने H1 लिया हुआ है हेडिंग के लिए, और मैंने उसको फिर नीचे पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। तो देखिए हेडिंग के नीचे पैराग्राफ ऑटोमेटिक उसने सेट कर लिया अपने आप। हेडिंग 2 के नीचे मैंने पैराग्राफ लिया है, उसने हेडिंग 2 के लिए पैराग्राफ को ऑटोमेटिक सेट कर दिया। मैंने यहाँ कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया पैराग्राफ के लिए। ठीक है, इस तरह से हेडिंग 6 मैंने लिया हुआ है तो ऑटोमेटिक पैराग्राफ 6 भी ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो यहाँ पे मुझे कोई एट्रीब्यूट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो टेक्स्ट ऊपर रहेगा वैसा का वैसा पैराग्राफ यहाँ पे नीचे सेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारा पैराग्राफ के बारे में डिटेल। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको BR के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों BR का यूज़ होता है ब्रेक करने के लिए, मतलब जब भी आपको लाइन को ब्रेक करना हो आप BR का यूज़ करेंगे। दोस्तों लाइन ब्रेक किसी भी टाइम पे हो सकती है, पैराग्राफ में लाइन ब्रेक हो सकती है, या फिर आप जो कंटेंट लिखने जा रहे हैं उसमें लाइन ब्रेक हो सकती है। तो आप BR यूज़ करके लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने HTML लिया हुआ है, हेड लिया हुआ है, बॉडी ले लिया। ठीक है, H1 हेडिंग ले लिया, पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने लिखा पैराग्राफ 1 लिखा यहाँ पर, फिर मैंने BR का यूज़ किया, फिर लाइन 2 लिखा, फिर BR का यूज़ किया, फिर लाइन 3 लिखा, फिर BR का यूज़ किया, फिर ये पैराग्राफ क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गई। जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो इस तरह का आउटपुट आएगा। यहाँ पे आपका ये हेडिंग 1 हो गया, ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, पैराग्राफ 1 को ब्रेक किया तो ये लाइन 2 आ गई, लाइन 2 पे मैंने ब्रेक लगाया था तो लाइन 3 अगले लाइन में आ गई। इस तरह से लाइन फिर ब्रेक लगा के फिर मैंने डॉट्स लिखे तो ये अगली लाइन में आ गया। तो इस तरीके से आपको जब भी HTML के अंदर लाइन को ब्रेक करना हो आप BR का यूज़ करेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिकली कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको HR के बारे में।
दोस्तों एचआर का जो यूज़ होता है वो होता है कि ये जो लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। अब लाइन कब ड्रॉ होती है? लाइन कभी भी ड्रॉ हो सकती है, जब भी आपको लाइन चाहिए आप एचआर वहाँ पे लगा देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो है लाइन वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं टाइटल लिया हुआ है, हेड हो गया, बॉडी स्टार्ट किया, हेडिंग 1 लिया, पैराग्राफ 1 लिया, पैराग्राफ 1 के बाद मैंने ब्रेक लगाया, फिर मैंने लाइन 2 लिया, फिर वहाँ पे मैंने एचआर लिया हुआ है। अब लाइन 2 के बाद मैंने एचआर लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई। फिर यहाँ पे लाइन 3 लिया, ब्रेक किया, लाइन 4 लिया, ब्रेक किया, फिर मैंने एचआर लगाया। अब एचआर लगाया तो इस बार मैंने सिंपल एचआर लगाया था, पहले मैंने इस बार क्या करा, उसके एट्रीब्यूट्स भी दे दिए। एचआर में साइज़ दे दिया, नो शेड दे दिया, अलाइन दे दिया और कलर दे दिया। तो देखिए एचआर यहाँ पर पिछली बार कलर चेंज था, इस बार एचआर का जो कलर है वो रेड कलर है, ठीक है। इसमें शेडिंग भी आ रही है, ठीक है। ये लेफ़्ट में अलाइन भी है और इसका साइज़ जो है 4 है, थोड़ा उससे बड़ी है। तो इस तरीके से ये आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लाइन को ड्रॉ करना है तो एचआर का यूज़ करेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स को भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आता हूँ एचआर के एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसे साइज़ जो है वो एचआर का साइज़ डिसाइड करता है, विड्थ जो है उसकी विड्थ डिसाइड करती है, शेड नो शेड यहाँ पे शेड डिसाइड करते हैं, 3D लुक उसका आता है अगर आप शेडिंग लगाते हो तो, अलाइन उसके अलाइनमेंट डिसाइड करती है और कलर उसका कलर डिसाइड करता है। तो ये सिंटैक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं। एचआर साइज़ इक्वल टू 4, तो ये 4 साइज़ का 4 पिक्सल्स का बन जाएगा आपका एचआर। एचआर की विड्थ जो है 200% हो जाएगी। नो शेड से 3D इफेक्ट आ जाएंगे। अलाइन से वो लेफ़्ट मिडिल या सेंटर जहाँ आपको अलाइन करना हो वो अलाइन हो जाएगी। कलर उसकी रेड ब्लू ग्रीन जो आपको लेना वो आप यहाँ पर रेड भी मतलब वो कलर भी आप यहाँ पे एचआर का ले सकते हो। तो चलिए इन सब एट्रीब्यूट्स को आप एक बार लगा के देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं कलर कोड्स के ऊपर आता हूँ। देखिए कलर्स का तो वैसे मैं नाम भी लिख सकता हूँ, येलो, वाइट, टील, सिल्वर, ये कुछ नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। पर हम क्या होता है कि एचटीएमएल मतलब बहुत अच्छा होता है कि अगर आप कोडिंग का यूज़ करो तो कोड जो है वो हेक्साडेसिमल कोड का यूज़ किया जाता है। तो कुछ कलर कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे एक्वा के लिए 00 और 4 बार F, ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है एक्वा का। ब्लैक के लिए सब 0 कर देंगे तो ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है ब्लैक का। लाइम के लिए 00 FF00, तो ये आपका लाइम कलर आ जाएगा। दोस्तों और कलर कोड्स आपको देखने हैं तो vgdesign.com color.html पर जाकर आप अपने कलर कोड्स को अगर आपको और कलर चाहिए तो और कलर भी आप यहाँ पे आपके HTML फाइल के अंदर रख सकते हो। तो दोस्तों कलर कोड्स में आप नाम भी यूज़ कर सकते हो, नेवी, ऑलिव, पर्पल, रेड, ठीक है। तो ये नाम जो रहते हैं वो मतलब क्या होता है कि वो लिमिटेड ही रहते हैं, लेकिन कलर कोड्स में आप अपनी कलर कोडिंग चेंज करके अनलिमिटेड कलर्स को यूज़ कर सकते हो अपने HTML कोड के अंदर, HTML पेज के अंदर। तो चलिए दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। ये कलर कोडिंग थी मेरी। अब आगे चलते हैं अपन लोग। अब दोस्तों मैं आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। तो दोस्तों पैराग्राफ के अंदर अगर मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो, फ़ॉन्ट को इटैलिक अंडरलाइन बनाना हो तो मैं फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जब आपको फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना हो, फ़ॉन्ट की डिज़ाइन चेंज करना हो। जैसे आपको टाइम्स रोमन रखना है या फिर आपको एरियल ब्लैक रखना है, जो फ़ॉन्ट आपको रखना है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर दे दोगे, ठीक है। तो ये आपका फ़ॉन्ट फेस से आपका फ़ॉन्ट वहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 20, 30, 40, 70 जो आप देना चाहो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ से उसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा फ़ॉन्ट को आपको बोल्ड बनाना है तो बी नाम का टैग यूज़ किया जाता है, बी और /b जो भी इसके अंदर रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट को इटैलिक बनाना है तो आप आई ले लीजिए, आई और /i इसके अंदर जो रहेगा वो इटैलिक बन जाएगा। अंडरलाइन करना है तो u और /u, तो इससे फ़ॉन्ट आपका अंडरलाइन हो जाएगा। फ़ॉन्ट के कलर लेना है तो आप कलर देके उसकी कलर कोड लिख दीजिए, कलर का नाम लिख दीजिए, उस फ़ॉन्ट का कलर आपका बन जाएगा। प्रीफॉर्मेटेड मतलब कि क्या होता है, आपको सिंपल फ़ॉन्ट लेना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड फ़ॉन्ट जो है मतलब कि इसके फॉर्मेटिंग जो भी आपने की वो हट जाएगी और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है वो आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्री से आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को HTML में डिस्प्ले करा सकते हैं। एम्फेसिस EM का यूज़ एम्फेसिस के लिए किया जाता है। अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले कराना है तो स्ट्रॉन्ग लगा देंगे आप, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे।
अगर आपको टाइपिंग टाइप का कोई टेक्स्ट चाहिए, टेली टाइप का, वो टीटी से आप यूज़ कर सकते हो, सिटिशन का CIT से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे जो मेरे टैग्स थे, ये टैग्स सारे के सारे पैराग्राफ में या जो कोई टेक्स्ट कंटेंट आपको अपने वेब पेज पे लिखना हो तो आप इसका इन सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग ली हुई है, फॉन्ट साइज़ 7 लिया, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 7, ये 7 फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैंने फॉन्ट फेस कॉमिक सेंस लिया, उसका साइज़ 5 ले लिया, तो कॉमिक सेंस यहाँ पे आ गया, फॉन्ट चेंज हो गया, उसका साइज़ भी छोटा हो गया, ठीक है। फिर मैंने फॉन्ट कलर लिया, दिस टेक्स्ट इज़ पिंक, तो ये पिंक कलर का टेक्स्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने फॉन्ट कलर लिया, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया, कोडिंग ली थी, तो कोडिंग में मैंने पिंक नाम का कोड चलाया तो पिंक हो गया टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने नाम लिया हुआ है रेड में, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है रेड हो गया। बोल्ड के लिए मैंने B का यूज़ किया, तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। फिर मैंने I के लिए इटैलिक का यूज़ किया, ये इटैलिक हो गया। फिर मैंने अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन का यूज़ किया, ये अंडरलाइन हो गया। एम्फेसाइज्ड के लिए मैंने एम्फेसाइज्ड का यूज़ किया, ये टेक्स्ट जो है एम्फेसाइज्ड हो गया। प्री फॉर्मेटेड के अंदर मैंने प्री फॉर्मेटेड का यूज़ किया, तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग के लिए देखिए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, थोड़ा सा बोल्ड जैसा हो गया ये, तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया, तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टेली टाइप के लिए मैंने TT का यूज़ किया, तो टेली टाइप हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके आप अपने पैराग्राफ में, हेडिंग में, जहाँ भी चाहें इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लीजिए और आप अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर लीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा फॉन्ट की फॉर्मेटिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ अलाइनमेंट के ऊपर। कोई भी आपको अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पेज में उस कंटेंट को कहाँ पर लिखना है, मिडिल में लिखना है, राइट में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है। तो दोस्तों ये अलाइनमेंट सब जगह यूज़ होता है, हेडिंग में यूज़ हो सकता है, पैराग्राफ में यूज़ हो सकता है, पिक्चर में यूज़ हो सकता है। जब भी आपके किसी कंटेंट को आपको लेफ्ट राइट या मिडिल अलाइन कराना हो तो आप जो है अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। तो सिंपल जो है इसका टैग जो है वो सिंपल है, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू राइट, अलाइन इक्वल टू सेंटर। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया हुआ है, हेड लिया, टाइटल लिया, हेडिंग लिया, बॉडी। देखिए H1 को मैंने यहाँ पे सेंटर लिया हुआ है, सेंटर लेके हेडिंग बन करना सेंटर लगा दिया, तो जो H1 आया है वो सेंटर में आया है, ठीक है। अब इसके अलावा हम पे H2 में मैंने क्या करा, अलाइन लगाया राइट, तो हेडिंग 2 जो आया वो मेरा राइट में आया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने H3 में अलाइन लगाया लेफ़्ट, तो हेडिंग 3 जो आया है वो लेफ़्ट में आया है। तो यहाँ पे बॉडी बंद हो गई, HTML बंद हो गई। इस तरीके से यहाँ पे जो है अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट हो गया अपना लेफ़्ट, राइट और मिडिल का। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको आप पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स में, जो भी आपको अलाइन कराना हो उसमें आप अलाइन यूज़ करके लेफ़्ट, राइट और सेंटर में उसको अलाइन करा सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ लिस्ट के ऊपर। तो दोस्तों HTML जो है 3 टाइप की लिस्ट को सपोर्ट करता है। पहली होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में समझते हैं। दोस्तों ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी लिस्टिंग किया तो उसमें एलिमेंट्स को नंबर देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 या फिर ABCD या रोमन नंबर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये हमें ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, ठीक है। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड तो होती है पर उसमें जो नंबरिंग की बजाय वहाँ पे स्क्वायर या क्यूब या स्टार इस टाइप के जो है कैरेक्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो डेफिनेशन लिस्ट है दोस्तों उसके अंदर डेफिनेशन आ जाती है, जैसे यहाँ पे HTML की डेफिनेशन नीचे आ गई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डॉक की डेफिनेशन नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट 3 में HTML को लेके मतलब HTML में 3 टाइप की लिस्ट आप बना सकते हैं। अब दोस्तों जब भी मेरे को ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होगी तो मैं करूँगा क्या, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, OL लिस्ट आइटम, ये लिस्ट आइटम बंद हो गया, ठीक है। लिस्ट आइटम, ये लिस्ट आइटम बंद हो गया, ये पहला लिस्ट आइटम बंद हो गया, ये दूसरा लिस्ट आइटम बंद हो गया, ये ऑर्डर्ड लिस्ट बंद हो गई। इसमें क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 से रहता है, तो 1 और 2 दो आइटम यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए 3 से डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, और उसका स्टाइल भी चेंज करना है, तो आपने यहाँ पे OL टाइप दे दिया और यहाँ पे I दे दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस टाइप से आ जाएगा। तो पहला जो आएगा लिस्ट आइटम उसमें आपका ये सिंबल रहेगा,
ठीक है। सेकंड जो आएगा उसमें आपका ये सिंबल रहेगा। इस तरीके से आपका जो है लिस्ट आइटम यहाँ पे बन जाएंगे। इसके अलावा आप ए बी का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टाइल्स हैं और यहाँ पे स्टार्ट 3 पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, और फिर यहाँ पे 4th आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप जो है अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी लिस्ट को यहाँ पे बना रहे हैं। इसके अलावा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट रहती है उसमें भी सेम यही प्रोसेस है, लेकिन आप यहाँ पे सर्किल, स्क्वायर और डिस्क, ये 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क में आपकी डिस्क आ जाएगी, स्क्वायर में आपका स्क्वायर आ जाएगा और सर्कल में आपका सर्कल आ जाएगा। अगर आप वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं करते, सिर्फ यूएल लिखते हैं, तो डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, ठीक है, डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। तो ये पहली लिस्ट हो गई, ये दूसरी लिस्ट हो गई, और ये डेफिनेशन लिस्ट में आप यहाँ पे देखिए DL लिखेंगे, फिर DT, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, और DD ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये HTML जब आप इसको DT के नीचे DD आएगा, ये DD यहाँ पे DT चालू हुआ, ये DD बंद हो गया, ये DD चालू हुआ, ये DD बंद हो गया, ये DT चालू हुआ, ये DT बंद हो गया, ये DD चालू हुआ, ये DD बंद हो गया। तो इस तरीके से ये HTML यहाँ पे बंद, ये HTML की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई, ये डॉग की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट को वहाँ पर बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको लिस्ट का। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर लिया हुआ है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है मेरी, तो ये मेरा स्क्वायर बन जाएगी, और इसमें लिस्ट आइटम एक आइटम ले लिया और लिस्ट आइटम दूसरा आइटम ले लिया। तो देखिए यहाँ पे 2 आइटम्स मेरे बन गए हैं, लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम। फिर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट लिया, टाइप इक्वल टू आई ले लिया, मतलब यहाँ पे आई से स्टार्ट होगा, मतलब वही 1 2 3 4 और स्टार्ट विथ 3 किया, तो ये 3 से स्टार्ट हुआ। लिस्ट आइटम 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे 3rd 4th 5th 6th 7th, ये ऑर्डर्ड लिस्ट मेरी बंद हो गई, ठीक है, लिस्ट भी मेरी बंद हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम लिया तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे, क्योंकि अनऑर्डर्ड था इसलिए यहाँ पे इसको स्क्वायर बताया। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट को HTML में, तो इस तरीके से आप अपने लिस्टिंग को वेब पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके कंटेंट को इस तरीके से आप UL या OL या DD से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको लिस्टिंग समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ इमेजेस के ऊपर। अगर आपको आपके पेज में कोई इमेज रखनी है तो आप IMG नाम के टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। IMG SRC जो है SRC का यूज़ होता है। IMG SRC, IMG का मतलब इमेज और SRC का मतलब सोर्स में आप URL दोगे या तो उस इमेज का या उसका पाथ दोगे, जिससे वो उठ के आपके पेज पर डिस्प्ले होगी। दोस्तों कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं यहाँ पर इमेजेस के, वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए ALT दिया हुआ है, अलाइनमेंट के लिए अलाइन दिया है, ठीक है। पिक्चर की विड्थ की कितनी होनी चाहिए उसके लिए विड्थ दिया हुआ है, पिक्चर की हाइट कितनी होनी चाहिए उसके लिए हाइट दिया हुआ है, पिक्चर की बॉर्डर के लिए बॉर्डर दिया है। ये हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस, तो 5-5 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस पिक्चर के आसपास छूट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इमेजेस को अपने वेब पेज पर ले सकते हैं, और ये इमेजेस के एट्रीब्यूट्स भी आपके सामने हैं। तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप HTML ले लिया और मैंने यहाँ पे IMG SRC लिया। तो दोस्तों ये IMG SRC क्या है, उसका सोर्स, ये पिक्चर वहाँ पर होगी, ठीक है। अल्टर जो टेक्स्ट है वो वेलकम लिख दिया, उसकी विड्थ 500 और उसकी हाइट भी 600। तो 500 और ये 600 का ये इमेज ड्रॉ हो गया। अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में अलाइन हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे फिर ये बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज को अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं एंकर्स और URL के ऊपर। दोस्तों जब भी मुझे अपने पेज के ऊपर URL लेना हो या फिर कोई एंकर लेना हो, मतलब एंकर का मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी मेरे पास 2 पेजेस हैं और दोनों को मुझे आपस में लिंक करना है, तो दोस्तों मैं उन दोनों पेजेस को लिंक करने के लिए URL का यूज़ करूँगा, ठीक है। किसका यूज़ करूँगा? URL का यूज़ करूँगा, या फिर अपन लोग एंकर्स का यूज़ करेंगे।
यूआरएल का यूज़ करके हम बाहर वाली वेबसाइट्स को भी आसानी से अपने वेब पेज पे जोड़ सकते हैं, या फिर हम दो पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यूआरएल और एंकर्स को यूज़ करने के लिए मेरे पास एक ही टैग यूज़ होती है, वो उसका होता है AHREF, हाइपर रेफरेंस। ये AHREF यहाँ पे लिखूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस लिखूंगा जिस वेबसाइट पे मुझे जाना है, या उस पेज का एड्रेस लिखूंगा जिस पेज पे मुझे जंप करना है। कंटेंट लिखूंगा, जिस कंटेंट पे क्लिक करने पे वो पेज ओपन होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके बाद फिर मैं एक को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने हाइपर लिंक को अपने पेज पर दूंगा। अब दोस्तों जब ये हाइपर लिंक को मैं दूंगा तो ये जो है ऑटोमेटिक ब्लू कलर में बनेगा, ठीक है। मैं इसका कलर भी डिसाइड, ये इसके एट्रीब्यूट्स के कलर भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वी लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे ए लिंक दिया हुआ है। तो लिंक का मतलब होता है स्टैंडर्ड लिंक, मतलब ये ब्लू से डिस्प्ले होगा। जब विजिट हो जाएगा, मतलब कोई इसको विजिट कर चुका होगा, तो ये ऑटोमेटिक पर्पल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्टिव रहेगा, मतलब मैं इसको माउस को लेके आऊँगा और माउस को होवर करूँगा इसके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये लिंक जो है एक्टिव है। इसका कलर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मुझे वी लिंक यहाँ पे कलर का कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। वी लिंक, ए लिंक, ये कलर का कोड, और ये देखिए बॉडी लिंक यहाँ पे दे दिया मैंने। ये स्टैंडर्ड लिंक का कलर हो गया, ये जो है विजिटेड लिंक का कलर हो गया, और ये जो है एक्टिव लिंक का कलर हो गया। इसके बाद मैंने AHREF दे दिया यहाँ पर, उसका फॉन्ट कलर दे दिया, क्लिक मी, फॉन्ट और ए। तो इस तरीके से आप अपने HTML पेज के अंदर हाइपर रेफरेंस को डिस्प्ले करा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है HTML बॉडी, और यहाँ पे H1 में मैंने यहाँ पे हाइपर एलिमेंट ले लिया है, हेडिंग ले ली है। उस पर मैंने AHREF HTTP ये सिंपल लेके मैंने ए को क्लोज कर दिया। तो ये नॉर्मल है, मतलब कि इसके अंदर ये नॉर्मल है, और ये जब भी ये ब्लू दिखेगा, जब मैं इसको होवर करूँगा तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और जब मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पिंक में। ये नॉर्मल कलर्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो मैं HREF ले लूँगा। यहाँ पे देखिए ये लिंक का मैंने कलर चेंज कर दिया है, वी लिंक का। तो देखिए यहाँ पर ये रेड में दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये ब्लू से चेंज हो गया रेड में। तो आप अपने कलर को यहाँ पर, जो हाइपर रेफरेंस का जो कलर होता है, उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं इस पर क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो ये google.com यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये तो एक्सटर्नल वेबसाइट है, बाहर की वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी आपके सिस्टम पे। अगर आप अपना खुद का वेब पेज लेना चाहते हैं तो उस वेब पेज का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर दो वेब पेजेस आपके साथ में दोनों ही को आपस में आप लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेब पेज का नाम दे देंगे तो भी वो वेब पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा हाइपर रेफरेंस। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आता हूँ टेबल्स के ऊपर। दोस्तों टेबल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेब पेज का। कोई भी कंटेंट अगर आपको टेबुलर फॉर्म में रखना हो तो आप वेब पेज के अंदर टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों टेबल्स के 4 सब एलिमेंट्स होते हैं। टेबल आपको जब भी लिखना हो तो आप टेबल स्टार्ट करेंगे और टेबल को क्लोज करेंगे। अब इसके अलावा टेबल का रो, टेबल की हेडर, टेबल का डेटा और कैप्शन, ये 4 इसके सब एलिमेंट्स हैं। टेबल की रो मतलब जो रो रहेगी उसमें रो में आपको क्या देना है वो आप TR के अंदर डिसाइड करेंगे। टेबल के हेडर में क्या आना है वो आप TH के अंदर देंगे। टेबल के डेटा में क्या आना है वो आप TD के अंदर देंगे, और कैप्शन में क्या आना है वो आप कैप्शन के अंदर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं अपन लोग। देखिए ये मैंने टेबल का बॉर्डर ले लिया 1, ठीक है। टेबल का रो, ये टेबल की रो हो गई, ये पूरी एक रो है। इस रो के अंदर क्या है दोस्तों, टेबल की हेडिंग 1 और टेबल की हेडिंग 2। तो टेबल की हेडिंग यहाँ पे आ गई ये, और ये टेबल की हेडिंग यहाँ पे ये 2 आ गई। ये टेबल की रो क्लोज हो गई, मतलब एक रो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो सेकंड रो स्टार्ट हुई TR के अंदर, ये सेकंड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके अंदर टेबल के डेटा के अंदर मैंने रो 1 कॉलम 1 लिखा तो ये यहाँ पे आ गया, और टेबल डेटा के अंदर रो 1 कॉलम 2 लिखा, ये रो 1 कॉलम 2 लिखा, ये यहाँ पे आ गया। ये टेबल का डेटा हो गया, ठीक है। फिर टेबल की एक और रो बनाई मैंने, उस टेबल की रो के अंदर मैंने क्या लिखा, TD रो 2 कॉलम 1, ये रो 2 कॉलम 1 हो गया, फिर ये TD आ गया। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं HTML पेज के ऊपर। चलिए थोड़ा सा और डिटेल इसकी समझते हैं।
मैं कुछ एट्रीब्यूट्स इसके डिस्कस करता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों बाकी सारे एट्रीब्यूट्स तो बहुत आसान है, जैसे बीजी कलर वो आप जानते हो बैकग्राउंड कलर होता है, टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर कितना होना चाहिए, अलाइन कहाँ पे होना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या पिक्चर आनी चाहिए, बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, कैप्शन क्या होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, सेल की स्पेसिंग और सेल की पैडिंग। तो दोस्तों सेल की स्पेसिंग का मतलब होता है कि टेबल के बीच में जो सेल्स बनते हैं उसके बीच में जो स्पेस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो उसको पिक्सल्स में हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। और सेल की पैडिंग का मतलब होता है कि सेल बॉर्डर और जो कंटेंट हमने लिखा है सेल के अंदर उसके बीच में स्पेस कितनी रहेगी। थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए पैडिंग के बिना, विथ पैडिंग यहाँ पे क्या हो गया, विथ स्पेसिंग। देखिए स्पेसिंग में क्या हो गया कि ये सेल के बॉर्डर के बीच में क्या आ गई, स्पेस आ गई, ठीक है, सेल की स्पेसिंग है। और पैडिंग में क्या है दोस्तों, ये बॉर्डर आपस में चिपक गई पर ये इसके बीच में स्पेस आ गई, इन दोनों के अंदर, इस कंटेंट के अंदर। और ये दोस्तों ये जो स्पेस है बॉर्डर से कंटेंट के बीच में, इसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। और ये जो है दो बॉर्डर्स के बीच में, दो सेल के बॉर्डर के बीच में स्पेस है, उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग ले लिया है, टेबल की बॉर्डर 2 ले ली, सेल स्पेसिंग 10 लगाया, सेल पैडिंग 20 लगाया। मतलब सेल स्पेसिंग का मतलब हो गया दो सेल्स के बीच में स्पेस रहेगी वो 10 रहेगी, लेकिन जो कंटेंट के और इस बॉर्डर के बीच में जो स्पेस रहेगी वो 20 रहेगी चारों तरफ से, ठीक है। तो ये लगा लिया। अब यहाँ पर टेबल रो, सबसे पहले टेबल रो लिया और टेबल का रो को बंद कर दिया। अब यहाँ पर टेबल का हेडिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, तो टेबल का हेडिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ये तीनों यहाँ पे आ गई। फिर टेबल का रो, सेकंड रो की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने राम लिया, फिर यहाँ पे ये प्रसाद लिया और फिर यहाँ पे 40, टेबल डेटा में राम लिया, टेबल डेटा में प्रसाद लिया, टेबल डेटा में 40 लिया, टेबल की रो क्लोज हो गई, तो ये राम प्रसाद 40 क्लोज हो गई। इस तरह से फिर मैंने टेबल की एक और रो बनाई जिसमें आजम खान लिया, ये आजम हो गया, ये खान हो गया, और ये उनकी टेबल की डेट जो है 67, इसकी एज 67 ले ली थी, 67 हो गया। ये टेबल रो क्लोज हो गई और टेबल बंद हो गया, बॉडी बंद हो गया, HTML बंद हो गया। लेकिन ये सेल स्पेसिंग बीच में आ गई और सेल पैडिंग भी बीच में आ गई। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के साथ ड्रॉ कर सकते हैं HTML पेज के ऊपर। तो चलिए दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, इसके बाद टेबल भी आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए मैं इसको आप एग्जांपल में करके ज़रूर देखिएगा। ये कोडिंग सामने लिखी हुई है, इस कोडिंग को आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और आप इसको सिस्टम पे बना के ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और छूट जाती है, रो स्पैन और कॉलम स्पैन। तो रो स्पैन और कॉलम स्पैन क्या होता है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कॉलम स्पैन है, मतलब दो कॉलम्स को मिला के मैंने एक कॉलम बना लिया, ये मेरा कॉलम स्पैन आ गया। अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं कॉलम स्पैन का यूज़ करूँगा। तो देखिए कॉलम स्पैन कैसे काम करता है। टेबल की बॉर्डर मैंने 4 ले ली, टेबल का रो लिया। अब टेबल के रो में मैंने क्या किया, मुझे मालूम है कि मेरा पहला जो रो रहेगा उसके अंदर कॉलम का स्पैन होना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, TH कॉलम स्पैन 2 और यहाँ पे नेम ले लिया और TH क्लोज कर दिया है। कॉलम स्पैन 2 को मैंने लगा लिया। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा लेता तो ये तीनों कवर हो जाते हैं, अगर 4 लगा लेते तो चारों कवर हो जाते। पर क्योंकि मेरे को इस तरह से ड्रॉ करना था तो मैंने यहाँ पे कॉलम स्पैन 2 लगाया और नेम ले लिया। फिर सेकंड मैंने हेडिंग में एज ले लिया। तो एज का जो है वो कॉलम स्पैन नहीं हुआ, पर यहाँ पे नेम का कॉलम स्पैन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने सेम एज इट इज़ जो पहले किया था, टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल वो एज इट इज़ लिख दिया, सिर्फ मैंने ऊपर वाली हेडिंग में चेंज किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 कॉलम मिलके एक सिंगल कॉलम बन गया। तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है कॉलम स्पैन। अब अपन आते हैं रो स्पैन के ऊपर। दोस्तों रो स्पैन में क्या करना है, मैंने देखिए यहाँ पे हेडिंग में चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग में चेंज नहीं किया, यहाँ टेबल डेटा भी वैसे का वैसा लिखा, लेकिन यहाँ पे जब टेबल की सेकेंड रो आती है तो वहाँ पे मैंने रो स्पैन में 2 कर दिया। तो रो स्पैन में 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, रो स्पैन 2 मोबाइल लिख दिया। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं और टेबल डेटा वैसे का वैसे लिख दिया और फिर अगले उसमें टेबल डेटा, मतलब मैं रो तो वैसे की वैसी बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए रो बनाई, टेबल रो को यहाँ पे क्लोज कर दिया तो ये एक रो बन गई। फिर यहाँ पे टेबल की जो फर्स्ट रो थी वो ये रो बन गई। लेकिन इस रो के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने डाटा एक ही लिया हुआ है पर यहाँ पे मैंने 2 डेटा लिए हैं, उसको 2 रो स्पैन में 2 कर दिया है। तो 2 रो आपस में कवर हो जाएंगी और ये इसके अंदर डेटा जो है यहाँ पे आ गया।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रो स्पैन का यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेम्स के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली फ्रेम्स है क्या, आप ये समझ लीजिए कि आपका एक जो मेन HTML पेज है उसको आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट HTML पेजेस को रख देते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक HTML डॉक्यूमेंट को ब्रेक करके उसके अंदर मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स को रखना फ्रेम कहलाता है। अब फ्रेम जो है अपन कह सकते हैं कि फ्रेम जो है बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट से मिलकर बना होता है। अब बहुत सारे तो नहीं, अगर मान लीजिए दो डॉक्यूमेंट आप लेते हो तो वो 2 पैनल फ्रेम हो जाता है। अगर 3 डॉक्यूमेंट्स लेते हो तो वो 3 पैनल फ्रेम हो जाता है। अगर आप 4 डॉक्यूमेंट्स लेते हो तो वो 4 पैनल फ्रेम हो जाता है। तो दोस्तों आइए अपन जानते हैं किस तरीके से हम लोग फ्रेम्स को बनाएंगे एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब दोस्तों फ्रेम बनाने के लिए सिंपल हमको क्या करना पड़ता है, फ्रेम सेट बनाना पड़ता है। तो फ्रेम सेट क्या करना पड़ता है, हमको फ्रेम सेट बॉडी से पहले रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा बॉडी को कि हम पूरे पेज को कितने फ्रेम सेट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेम सेट के अंदर क्या है, पहले तो हमने फ्रेम सेट ले लिया, फिर हमको ये बताना पड़ता है कि आपको कितने, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट लिया हुआ है, ठीक है, और फ्रेम सेट के बाद कॉलम्स ले लिया। तो कॉलम्स में मैंने क्या 23% और 77% लिया। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इस पूरे फ्रेम को, इस पूरे पेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक का परसेंटेज 23 रहेगा, दूसरे का परसेंटेज 77 रहेगा। दोनों को मिलाएंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो फ्रेम सेट कॉल्स के अंदर मैंने क्या करा, 23% और 77 ले लिया। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इससे यहाँ पे पूरा पेज जो है 2 पेज में डिवाइड हो गया। पहला पेज ये हो गया, सेकंड पेज ये हो गया। अब इन दोनों, ये तो आपका हो गया कि भाई आपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 23% और 77%। अब इन दोनों पार्ट के अंदर कंटेंट क्या क्या आएंगे, तो कंटेंट के लिए क्या किया, मैंने फ्रेम सोर्स ले लिया doc1.html। तो ये मैंने पहले से फाइल बनाई हुई है doc1.html। तो क्या हो गया कि पहला वाला जो फ्रेम है जो जिसमें 23% है उसमें doc1.html चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा वाला जो फ्रेम है उसके अंदर doc2.html चली जाएगी। ठीक है, और ये फ्रेम सेट यहाँ बंद हो गया, हेड बंद हो गया, HTML बंद हो गया। तो इससे क्या हुआ, देखिए इसमें क्या है, पूरे पेज को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और पहले और क्या किया, आपकी दो फाइल्स थी doc1.html और doc2.html। doc1 को पहले वाले फ्रेम में रख दिया और doc2 को दूसरे वाले फ्रेम में रख दिया। तो इस तरीके से आपने पूरे पेज को डिवाइड करके 2 HTML पेज उसके अंदर प्लेस कर दिए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा एग्जांपल था फ्रेम्स का। चलिए आप इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपका कॉलम्स यूज़ किया है, कॉल्स यूज़ किया है, उस तरीके से आप रोज़ का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, रोज़ का यूज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आप रोज़ में भी वहाँ सिंपल परसेंटेज दोगे तो वो आपकी रोज़ पेज जो है हॉरिजॉन्टली, अभी आपने वर्टिकली डिवाइड किया था, अब पेज आपका हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों क्या ज़रूरी है कि मैं परसेंटेज ही लूँ? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पेज को डिवाइड करने के लिए पिक्सेल्स का यूज़ भी कर सकते हो, परसेंटेज का यूज़ भी कर सकते हो, स्टार का। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपने 480 ले लिया और बाकी स्टार लगा देते तो पहले वाले फ्रेम में 480 पिक्सल का फ्रेम बन जाएगा और दूसरा जितना बचा हुआ पार्ट है वो पूरा सेकंड फ्रेम में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप पेज को डिवाइड कर सकते हो रोज़ में और कॉलम्स में बाय द हेल्प ऑफ रोज एंड बाय द हेल्प ऑफ कॉल्स। अब दोस्तों अगर आपको फ्रेम की बॉर्डर रखनी है तो आप फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट से फ्रेम की बॉर्डर रख सकते हो। फ्रेम स्पेसिंग से दोनों फ्रेम्स के बीच में स्पेस दे सकते हो। बॉर्डर की थिकनेस डिसाइड कर सकते हो और बॉर्डर का कलर डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इन सब चीज़ों को, इन सारे एट्रीब्यूट्स को मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक HTML पेज बनाया हुआ है सिंपल सा। ठीक है, उस HTML पेज के अंदर यहाँ पे मैंने हेड लिया है, टाइटल हो गया, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड भी क्लोज कर दिया। अब मैंने आपको पता है कि फ्रेम सेट हमेशा अपन बॉडी से ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी से ऊपर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट लिया, फ्रेम सेट रोज 120 और स्टार। तो देखिए रोज में डिवाइड किया है तो यहाँ पे 120 आ गया, ये पूरा 120 पिक्सल का एक फ्रेम बन गया और बाकी स्टार मतलब बाकी जो है सब सेकंड फाइल में चला जाएगा। फिर क्या हुआ,
हमने यहाँ पे फ्रेम सेट रोज 120 और स्टार लिया, फिर हमने फ्रेम सोर्स दिया बैनर फाइल डॉट HTML, ठीक है, नेम हो गया बैनर। तो दोस्तों ये पहली वाली जो कंटेंट है जो 120 लिया हुआ है उसके अंदर आपने क्या सेट कर दिया, बैनर फाइल सेट कर दी, तो ये बैनर फाइल यहाँ पे आपकी ओपन हो गई, ये आपकी बैनर फाइल हो गई। फिर आपने फ्रेम सेट कॉल्स लिया, अब आई सेकंड की बारी, मतलब स्टार वाले की बारी आई, क्योंकि स्टार वाले में आपको सोर्स रखना था, लेकिन स्टार वाले में की जब बारी आई तो आपने फिर से फ्रेम सेट ले लिया कॉल्स 120 और स्टार, तो ये 120 का एक और यहाँ पे बन गया। अब कॉल्स से डिवाइड हुआ, मतलब ये पूरा जो बचा हुआ पार्ट था वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, एक ये 120 का हो गया, दूसरा बचा हुआ पार्ट हो गया। इसमें फिर आपने फ्रेम सोर्स फ्रेम लिंक डॉट HTML, तो ये फ्रेम लिंक डॉट HTML इस वाले में खुल गई। फिर आपने फ्रेम सोर्स कंटेंट फाइल डॉट HTML लिया, तो कंटेंट फाइल जो है वो आपकी इसमें खुल गई। फिर आपका ये वाला फ्रेम सेट बंद हुआ जो आपने ये लिया हुआ था, फिर ऊपर वाला फ्रेम सेट बंद हुआ। तो इस तरीके से आपने पूरे फाइल को, पूरे पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले बैनर फाइल के लिए, फिर दूसरी लिंक फाइल के लिए, फिर तीसरा आपने कंटेंट फाइल के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्रेम सेट डिवीजन समझ में आया होगा। इसको आप एग्जाम्पल में करके ज़रूर देखिएगा और इन फाइल्स को ज़रूर बना लीजिएगा, चाहे इन फाइल्स में कुछ लिखा ना हो आपका, सिर्फ एक लाइन ही लिखी हो आपने तो भी चलेगा, लेकिन इन फाइल्स को बैनर फाइल डॉट HTML, लिंक फाइल डॉट HTML, कंटेंट फाइल डॉट HTML, या तो अपने खुद के नाम रख लीजिएगा या फिर इन्हीं नाम से अगर फाइल्स बनाएंगे तो आप सिंपल एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज़ कंटेंट फाइल, दिस इज़ लिंक फाइल, दिस इज़ बैनर फाइल, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए मैंने कुछ डिविजन्स बताए हुए हैं कि अगर मैं फ्रेम सेट को 50-50 में डिवाइड करूँगा रोज़ में तो इस तरीके से डिवीजन होगा, अगर मैं फ्रेम सेट कॉलम्स में 50-50 में डिवाइड करूँगा इस तरीके से डिवीजन होगा, अगर मैं रोज़ और कॉलम्स को एक साथ डिवाइड करना चाहता हूँ तो इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे पेज को बहुत सारे पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आ रहा हूँ फॉर्म्स के ऊपर। अब दोस्तों HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं, तो दोस्तों जब भी मुझे यूज़र से इनपुट लेना होगा तो मैं फॉर्म्स का, HTML फॉर्म्स का यूज़ करूँगा। यूज़र जो इनपुट फॉर्म के अंदर देगा वो सर्वर पर जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि HTML में फॉर्म्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों कुछ फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं नीचे दिए हुए हैं। एक्शन का मतलब होता है कि ये फॉर्म किसके लिए है, ठीक है, कि सेंड डेटा करना है, डाटा कहाँ पे सेंड करना है, कौन से सर्वर पे सेंड करना है। मेथड क्या होता है दोस्तों, पोस्ट और गेट 2 मेथड होते हैं, तो ये बताता है कि ये जो फॉर्म है किस टाइप का है, पोस्ट टाइप का है कि गेट टाइप का है। इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेम फॉर्म का नाम बताता है, ठीक है। इसके नो वैलिडेट का मतलब होता है कि फॉर्म शुड नॉट बी वैलिडेटेड, मतलब सबमिशन के टाइम पे फॉर्म को वैलिडेशन नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों टारगेट का मतलब ये होता है कि कहाँ डिस्प्ले करना है, जब जो रिस्पांस जो आता है सर्वर से उसको कहाँ डिस्प्ले कराना है, ठीक है। उसको, उसके टारगेट को स्पेसिफाई करना कि जो हमने अगर फॉर्म को सबमिट किया है और फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो गया तो जो सर्वर से रिस्पांस आएगा वो कहाँ पर शो होगा। तो ये टारगेट हमारा एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से ये टोटल 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर्म्स के अंदर। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। अब दोस्तों फॉर्म को बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एलिमेंट्स में आता है टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, सबमिट, हिडन इमेजेस। तो ये सारी जितनी हैं, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारे फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। अब मैं एक एक करके मैं आपको सारे एलिमेंट्स बता रहा हूँ। उन एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखिए और फॉर्म को डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे जो पहला एलिमेंट है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स जो है टेक्स्ट को इनपुट कराने के काम आता है। मतलब आप फ़ोन नंबर इनपुट कराना हो, आपको एड्रेस इनपुट कराना हो, आपको डेट ऑफ बर्थ इनपुट कराना हो, तो ऐसी सभी फील्ड्स के लिए आप टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटैक्स जो होता है वो होता है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और इसका साइज़ आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं, साइज़, मैक्सिमम लेंथ, उसका नाम, उसकी वैल्यू। तो वैल्यू जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर यूज़र कोई वैल्यू नहीं डालेगा तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसा दिखता है। नेम, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आप जो चाहें वो रख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ, कितना आप मैक्सिमम इसमें इनपुट कराना चाहते हैं वो इसकी मैक्स लेंथ डिसाइड करती है। और इसका साइज़, इसका मतलब ये जो डिस्प्ले साइज़ है वो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 20, 30, 40। अगर 40 करेंगे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये,
ठीक है। और इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, मतलब किस मतलब जो टाइपिंग होगी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी या टेक्स्ट ये इनपुट लेगा। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स था। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आता हूँ पासवर्ड बॉक्स के ऊपर। दोस्तों पासवर्ड बॉक्स क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट कराना हो तो आप पासवर्ड का यूज़ करोगे। यहाँ पे आप इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखोगे और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये हैं टाइप इक्वल टू पासवर्ड, साइज़ जो साइज़ आपको लेना है, मैक्सिमम लेंथ, नेम और वैल्यू। सेम ये जितने एट्रीब्यूट है सेम टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही हैं। तो इनको आप मैं एक एग्जांपल से इन सभी कंट्रोल्स को आपको समझा दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पासवर्ड टाइप करने के लिए हमारे पास इनपुट टाइप इक्वल टू हमको पासवर्ड लिखना पड़ता है। अब हम चेक बॉक्सेस के ऊपर आते हैं। दोस्तों जब मुझे मल्टीपल चॉइस लेना होता है तो मैं चेक बॉक्सेस का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मुझे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप, चेक्ड, नेम एंड वैल्यू। तो नेम और वैल्यू तो सभी कॉमन ही है। चेक्ड का मतलब होता है कि इस पर चेक्ड है कि नहीं है। अगर ये चेक्ड है, इसकी अगर कंडीशन ट्रू, ये मतलब इनिशियल स्टेज में अनचेक्ड रहता है। अगर आप चेक्ड लिख दो तो यहाँ पर चेक्ड होके चेक्ड दिखाने लग जाएगा। तो ये इसके चेक बॉक्स के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर रेडियो बटन आ जाता है। दोस्तों रेडियो बटन में क्या होता है कि ये थोड़ा सा गोल टाइप का होता है, ये थोड़ा गलत शायद यहाँ पे इंटरप्रेट हो गया है। तो ये जो है यहाँ पे से मेल फीमेल आपको यूज़ करना है, मैरिड अनमैरिड का यूज़ करना है। तो 2 चॉइसेस में से आपको एक चॉइस करना है या 3 चॉइसेस में से एक चॉइस करना है तो आप रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो इसका इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो होता है। इसकी भी सेम वही वैल्यू होती है। चेक्ड में ये यहाँ पे फिल रहेगा, चेक्ड रहेगा, ठीक है। और अगर अनचेक्ड लिखेंगे तो ये अनचेक्ड रहेगा। इसके भी एट्रीब्यूट्स नाम और वैल्यू है, ठीक है। नाम इसका नाम आ जाता है और वैल्यू इसकी क्या वैल्यू है, जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे इसकी सेट हो जाती है। तो ये आपका रेडियो बटन है। इसके अलावा दोस्तों पुश बटन है। जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बटन दिया रहेगा, ठीक है। उस बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पे आपका एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन परफॉर्म होगा जो डेटा को आपके सर्वर पे लेके जाएगा। तो इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो टाइप है, टाइप बटन और नेम और वैल्यू, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो कंट्रोल है वो है सबमिट बटन। ये भी सेम वैसा का वैसा ही है। आप दोनों में से कोई सी भी बटन यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब अपन सर्वर पे सबमिट करते हैं तो अपन सबमिट बटन का ही यूज़ करते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट हो गया, टाइप इसकी सबमिट है, नाम और वैल्यू। इसके अलावा दोस्तों ये अपना जैसे हमको कोई फ़ाइल को अपलोड कराना होता है तो फाइल अपलोड के लिए ये फाइल अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, या इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक आपका ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करने पे आपको आपका जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर रख के अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो इनपुट टाइप है वो फाइल है, ठीक है। और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो टाइप, साइज़, नेम और मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो टेक्स्ट बॉक्स में आ सकते हैं। नाम जो है वो इसका नाम हो जाएगा। साइज़ कितना साइज़ आप कैरेक्टर्स में कितना साइज़ डिस्प्ले कराना है और टाइप फाइल का टाइप क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है फाइल अपलोड के लिए भी यहाँ पर कंट्रोल दिया हुआ है। रीसेट बटन, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी या पूरे फॉर्म को रीसेट कराना चाहते हैं तो आप इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टाइप है वो रीसेट है और वैल्यू जो है वो आप इसके डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों टेक्स्ट एरिया जो है, अगर आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन को इनपुट लेना है जैसे कि डिटेल्स के बारे में या फिर एड्रेस के बारे में तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया जो है वो सिंपल HTML टैग्स से डिसाइड होता है। आपने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया किया, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें वो लिखें और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया से बंद कर दें तो इस तरह से ये आपका टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ जाएगा। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रोज़, कॉलम्स और नेम इसका नेम हो जाएगा और कितने रोज़ और कितने कॉलम्स का आपको टेक्स्ट एरिया बनाना है वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आता हूँ लिस्ट बॉक्स के ऊपर। अब देखिए लिस्ट बॉक्स में जैसे आपको अगर कभी भी लिस्ट डिस्प्ले करवानी हो तो आप लिस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को आप प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एट्रीब्यूट जो होते हैं वो तो नेम और साइज़, जो भी इसका लिस्ट बॉक्स का आपको नाम रखना है वहाँ पे नाम में आ जाएगा और साइज़ जो है ग्रेटर देन 1 रहेगा इसका। तो जो साइज़ रखना है वो साइज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये लिस्ट बॉक्स हो गया दोस्तों। इसके अलावा जो है लास्ट जो है बचा हुआ है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट। दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक आइटम की लिस्ट खुल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ पर बना सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे कंट्रोल्स को मिलाकर एक फॉर्म बनाया हुआ है। देखिए बटन्स इस तरह से दिखता है, चेक बॉक्स इस तरीके से दिखता है, फाइल अपलोड ऐसी दिखती है, हिडन तो दिखता नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से हिडन हो गया वो, पासवर्ड इस तरह से दिखते हैं, रेडियो बटन इस तरीके से दिखते हैं, रीसेट ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, सबमिट क्वेरी ऐसी दिखती है, टेक्स्ट ऐसा दिखता है और टेक्स्ट एरिया जो है वो ऐसा दिखता है। दोनों सारे कंट्रोल्स मैंने एक जगह यहाँ पे आपके सामने बना दिए हैं। अब चलिए इसको समझ लेते हैं कि HTML पेज में इसको कैसे बनाएंगे, वो एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट में टाइटल लिया है सिंपल फॉर्म, ठीक है, ये बॉडी हो गया, ये फॉर्म का एक्शन हो गया www.xyz.com a.asp। मतलब क्या हो गया, जब भी मैं इस पर ओके क्लिक करूँगा फॉर्म के ऊपर तो ये जो है जितना कंटेंट मैं फॉर्म के अंदर फिल करूँगा वो सब a.asp के पास जाएगा, ठीक है। अब मैं पी के अंदर मैंने फर्स्ट नेम लिखा और मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नाम लिख लिया, मैक्सिमम लेंथ 50 लिख लिया, पी को बंद कर दिया। फिर मैंने पी के अंदर पासवर्ड लिखा, इनपुट टाइप पासवर्ड लिख दिया, उसका नाम दे दिया, उसकी वैल्यू नहीं दी, साइज़ दे दिया और मैक्सिमम लेंथ 50 कर दिया। फिर मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लगाए, तो चेक बॉक्स में मैंने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में मैंने इनपुट बॉक्स चेक बॉक्स ले लिया और नेम यहाँ पे कंट्री ले ली और इसको 10th की वैल्यू को यहाँ पे चेकड कर दिया। फिर मैंने ब्रेक कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे रेडियो बटन लिया, मेल और फीमेल ले लिया, ठीक है, और जेंडर यहाँ पे लिया तो रेडियो बटन जेंडर में यूज़ हो गए। उसके अलावा फिर मैं यहाँ पे प्लीज़ अटैच यूर फाइल फॉर अपलोडिंग, इसलिए इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल ले लिया, नेम दे दिया, साइज़ दे दिया, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट दे दिया, वैल्यू इक्वल टू सबमिट फाइल दे दिया। फिर मैंने ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कंप्लीट प्लीज़ एंटर द कंप्लीट डिटेल्स, मैंने टेक्स्ट एरिया लिया और उसमें कॉलम्स और रोज़ ले लिए मैंने और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। फिर सिलेक्ट द सिटीज़ ले लिया, तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले ली, फिर इसको सिलेक्ट को बंद कर दिया, पैराग्राफ को बंद कर दिया और ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों ये पूरी कोडिंग करने के बाद मुझे जो सैम्पल मिला वो इस तरीके से मिला। ये फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स बन गया है, ये पासवर्ड आ गया यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को चेक कर सकता हूँ, ये जेंडर हो गया, ये यहाँ पे मैं सबमिट फाइल करूँगा तो ये पूरा जो है यहाँ पे मेरा फाइल अपलोड हो जाएगा। ये मेरा कंप्लीट डिटेल है टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ये मेरे सिटीज़ हो गए जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सबमिट क्वेरी पे डेटा जो पूरा मैं फिल करूँगा वो चला जाएगा a.asp नाम के सर्वर के पास में। तो दोस्तों ये था पूरा मेरा HTML और ये मैंने पूरा HTML कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है पूरा HTML आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले वीडियो में और अगले नए कोर्स के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।